हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर एक बार आपके साथ हूँ। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट ओम्स लॉ जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर आता है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, ओम्स लॉ ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसका बोल सकते हैं कि सेंटर पॉइंट है। ओके, हार्ट है, क्योंकि इसी पे सारे जो आगे टॉपिक आएंगे इसी ओम्स लॉ के बेसिस पे एक्सप्लेन किए जाते हैं, या कहीं ना कहीं ओम्स लॉ हर जगह अप्लाई हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। अगर हम पावर कैलकुलेट करते हैं वहां भी आ जाता है, रेजिस्टेंस में तो यहीं से आएगा, एनर्जी निकालेंगे वहां भी ओम्स लॉ आ जाता है, अप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो बेसिकली ओम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। ओम्स लॉ को समझने से पहले मैं एक छोटी सी चीज बस बता दूं जो हम पहले आप पढ़ चुके हो, जैसे कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो मैं यहाँ लिखाने की जरूरत नहीं है हमें, तो मैं बस बता देता हूँ। कंडक्टर वो मटेरियल, वो सब्सटेंस जिसके अंदर करंट फ्लो करती है उसको कंडक्टर कहते हैं। अगर देखना चाहें कंडक्टर, तो कंडक्टर कंडक्ट करना मतलब उसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगी, करंट इसमें फ्लो करेगी। ओके, एक ऐसा डिवाइस, ऐसा मटेरियल, ऐसा सब्सटेंस जिसमें करंट फ्लो करती है हम उसको कंडक्टर कहते हैं। जैसे वायर ले लो, ठीक है, हमारी बॉडी भी तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में भी करंट फ्लो हो जाती है। वायर ले लो, मेटल ले लो, जो लेना है ले लो, एक्सेट्रा, जितना अभी आप बुक में देखोगे बहुत सारी चीजें दिखेंगी। कंडक्टर, उसके बाद वाटर भी कंडक्टर होता है क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके बाद हम इंसुलेटर की बात कर रहे थे। इंसुलेटर भी आप पहले छोटे क्लास में, क्लास 8 में पढ़े होंगे। इंसुलेटर ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जिससे करंट फ्लो नहीं करती है। अगर करंट फ्लो करती है तो उसको कंडक्टर कहते हैं, अगर करंट फ्लो नहीं करती है तो हम उसको इंसुलेटर कहते हैं। और एक होता है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है कंडक्टर की तरफ बिहेव करता है, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जब हम इस पे एक्सटर्नल कुछ सप्लाई करते हैं, जैसे टेम्परेचर सप्लाई करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, करंट फ्लो कराने लगता है। इसका एग्जांपल हमारा डायोड होता है। डायोड ले लो, ट्रांजिस्टर ले लो, ये सब हमारा, ये क्लास 12th में इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। हमें इन सारी चीजों से कोई अभी मतलब नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें करंट फ्लो करती है, इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं करती है, एंड सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें करंट फ्लो कर सकती है, लेकिन कब, जब हम एक्सटर्नल टेम्परेचर या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको, तब। तो ये सारी चीजें अभी डिटेल में पढ़नी है। एक्चुअली इसमें कंडक्टर यूज होता है, तो मैं सोचा बता दूं आपको। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, ओम्स लॉ। जब ये आप ओम्स लॉ पढ़ लोगे तो इस ओम्स लॉ को आप जब तक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, चाहे यहां पढ़ो, चाहे 12th में पढ़ो, चाहे हायर क्लास में पढ़ो, आप ओम्स लॉ को भूल नहीं सकते हो। हर जगह ओम्स लॉ मिल जाएगा। तो बस यही है कि ओम्स लॉ को अभी से अपने साथ रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स सेम और कांस्टेंट, चाहे सेम बोलो चाहे कांस्टेंट बोलो। अब फिजिकल कंडीशन क्या, टेम्परेचर ले लो, प्रेशर ले लो, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स सेम, देन current flowing in a conductor is directly proportional to potential difference applied across its terminal। अगर हमारे पास जो भी कंडक्टर लिए हैं, हमारा फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है, सेम है, यानी कि हम एक्सटर्नल टेम्परेचर, प्रेशर कुछ सप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सब सेम है, उस केस में अगर उस कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो इस बात पे डिपेंड करेगी कि आप कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके हैं, बिल्कुल, पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको सर्किट पे समझते हैं, ध्यान से बस देखना है चीजों को। क्या है, ये कंडक्टर है, इसमें हम बल्ब लगा सकते हैं एक, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R है। अब इसमें स्विच लगा सकते हैं हम,
अब ये हमारा बैटरी, ओके, और अमीटर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये हमारा एमीटर। पॉजिटिव टर्मिनल बड़ी वाली होती है, निगेटिव टर्मिनल छोटी वाली होती है। एमीटर प्लस माइनस, रेजिस्टेंस, बल्ब। अब देखो, जब हम इसमें बैटरी लगा दिए, जैसे वोल्टेज सप्लाई कर दिए, 20 वोल्ट की बैटरी है, तो जब 20 वोल्ट की बैटरी सर्किट में लगा दिए तो इसमें करंट फ्लो करेगी, मान लेते हैं आई, ओके। ये करंट यहाँ पहुंची, इस यहाँ पहुंची आई, यहाँ आई, फिर यहाँ आई, ओके। मतलब कि जितना करंट हम यहाँ से दिए थे वोल्टेज की वजह से, जो करंट बनी थी वो यहाँ से निकल के फिर यहाँ आ जाती है, ठीक है। अब एक चीज हमारा यहाँ पे आते हैं। अब बताइए एग्जाम्पल, अगर मैं 10 वोल्ट की बैटरी लगाता हूँ तो करंट कुछ बनेगा, आई कुछ होगा। अगर मैं 18 वोल्ट की बैटरी लगाता हूँ तो भी आई कुछ बढ़ेगा, लेकिन किसमें वोल्ट करंट ज्यादा बनेगा? वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करेंगे तो करंट का अमाउंट कम होगा। ये एक्सप्लेन करते हैं हमारे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओके। अब इसमें रेजिस्टेंस आ रहे हैं, इन्होंने क्या बोला कि ये इसी को हम टर्मिनल बोलते हैं। अगर ऐसे इस सर्किट को बना दें, ये आर, ये वी ए, ये वी बी, इट मीन्स दैट कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो वी ए है, इस पॉइंट बी का पोटेंशियल जो है वो वी बी है, ओके। और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में हमने बताया था, तो वी ए माइनस वी बी, अगर वी ए ग्रेटर देन वी बी है तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं आनी चाहिए। हमने अभी तक बस इतना बोला कि एक वायर है, एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई, उसके एक टर्मिनल का वोल्टेज वी ए है और एक टर्मिनल का वी बी, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो वी ए माइनस वी बी। इन्होंने किसकी बात की है? पोटेंशियल डिफरेंस की, ओके। अब देखो, अब मैथमेटिकली ओम्स लॉ ये कहता है कि फिजिकल कंडीशन सेम है, देन करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हम वोल्टेज कितना सप्लाई कर रहे हैं इस ये डिसाइड करेगा करंट कितनी बनेगी। जैसे अब मैथमेटिकली इसको देखें, मैथमेटिकली क्या होगा? कह रहे हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना हमारा करंट बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वी ए माइनस वी बी बोल दो, ओके। कोई डिफरेंस यहाँ पे है, ठीक। अब देखो, क्या हम ये कह सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई? अगर करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दिस इंप्लाइज वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली। अब दिस इंप्लाइज, इस वी ए माइनस वी बी को हम क्या बोल रहे हैं? वोल्टेज बोल रहे हैं ना, इक्वल टू वोल्टेज, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दिस इंप्लाइज V इक्वल टू आर आई। अब यहाँ R क्या है सर? तो R यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। मैं सर्किट ये वाला हटा देता हूं क्योंकि यहाँ पे समझने के लिए है, ओके। अब R क्या होता है? तो R को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस, ओके। इसका हिंदी मीनिंग अवरोध होता है, अवरोध, करेंट अवरोध, जो करेंट का और विरोध करे, ओके। अब ठीक है, उन्होंने बोला कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक आर आता है जिसका नाम है रेजिस्टेंस, और ये क्या होता है? ये वो प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, कंडक्टर की, जो करंट को विरोध करती है। अगर वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसका विरोध करती है, ओके। इट opposes the flow of current, ये करंट के फ्लो को विरोध करती है। अब यहां से अगर R निकालना होगा तो क्या बनेगा हमारा? V अपॉन I, ओके। हमें पता है कि वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, और एम्पियर की, करंट की यूनिट एम्पियर,
तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बनेगी? अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारा क्या बनेगा? वोल्ट पर एम्पियर, जिसको VA-1 भी बोल सकते हैं और इसको ओम बोलते हैं, और इसको लिखते ऐसे हैं, क्या? ओमेगा, इसको बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, कोई अभी तक हमने क्या पढ़ा? I is directly proportional to V, this implies V is directly proportional to I। यहाँ से एक प्रोपोर्शनलिटी हटा, R आया। R क्या है? रेजिस्टेंस है, और इसका काम ये है, ये वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, जो करंट के फ्लो को अपोज करती है, जो करंट का अपोज करती है। हाँ, हमें पता है कि हर चीज का कोई ना कोई ओपोजिशन होता है। अब ओम्स लॉ में ओपोजिशन ना आए ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो जब उन्होंने बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ से तो फिर आ गया कि आप दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस जो है बाउंड्री की तरह खड़ा है। ओके, अब यहाँ से ये आया हमारा वोल्टेज। अब ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, और अगर इसको ऐसे याद करना होगा ये, तो हम याद रखेंगे वीर, VIR, वीर। ओके, एक्चुअली स्पेलिंग तो VER होती है, बट हमें लॉजिक के तहत ये याद रखना है वीर। तो अगर पूछे, भूल गए कभी कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, V=IR होता है, अगर हम भूल जाते हैं तो हमें बस याद इतना रखना है कि ओम्स लॉ बहुत वीर थे। ओके, तो हमें वीर याद रहेगा तो VIR हम लिख देंगे। अब हमें यहाँ से रेजिस्टेंस की यूनिट बता दिए। ओके, अब एक चीज यहाँ पे, एक चीज हम और आपको बताएं, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं आएगा, बस हमें इतना फॉर्मूला याद रखना है, और यूनिट मैंने बता दिया, इसको ओमेगा बोलते हैं इस साइन को। अब एक चीज हम बताएं, ये तो ठीक है। अब एक हमारा है डायरेक्शन ऑफ करेंट। डायरेक्शन ऑफ करेंट एक्चुअल में अगर ये चीज हमें एक्सप्लेन करना होता है तो हम क्या लिखते हैं? जैसे ये कोई वायर है, कोई कंडक्टर है। ओके, तो हमें पता है कि मेनली मेटल का होगा, और मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो कंडक्टिविटी होती है, जो करंट फ्लो करता है, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करता है। तो मान लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इधर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। ओके, और ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं। जो सारे इलेक्ट्रॉन है, जो मेटल में, जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस वायर में करेंट इधर होगी। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करेंट इधर होगी। बस इतना ही याद रखना है। कन्वेंशनली ये माना जाता है कि जो करेंट होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है इस वायर में, तो करेंट इधर होगा। बस इतना याद रखना है। जैसे मैं सर्किट बनाऊं एक, ये आर है, अगर इसमें करेंट इधर जा रही है, करेंट इधर जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इधर जाएगा। और ये चीज आपको भूलनी नहीं है। ओके, क्योंकि ये जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे ये यूज होता है। तो ये याद रखना है, एक डायरेक्शन ऑफ करंट की, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होता है तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। बस इतना याद रखना है आपको। अब एक चीज आते हैं अब यहाँ पे, तो हमने क्या पढ़ा? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में एक फॉर्मूला हमारे पास आया था, V=IR। ठीक है, अब देखिए R=V/I। रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी आई थी रेजिस्टेंस की? ओम लिखते थे, इसी को ऐसे बनाते हैं जिसे हम ओमेगा कहते हैं। और एक यूनिट क्या आई थी और करके, और वोल्ट पर एम्पियर। तो अगर आपके ऑप्शन आ जाए, ये दोनों आ जाए एक साथ, तो आप क्या करोगे? तो दोनों सही लगाओगे, क्योंकि दोनों यूनिट होती है रेजिस्टेंस की। अब बोले कि 1 ओम क्या होता है? डिफाइन 1 ओम। कह दे कि डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को डिफाइन करिए कि 1 ओम क्या होगा। ओके, तो हमें तो सर पता है कि जो ओम होता है वो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। अब 1 ओम क्या होगा सर? तो हमें कुछ नहीं पता है, हमें V=IR पता है। क्या पता है? वीर पता है।
तो V इक्वल टू आई आर, यहां से R की वैल्यू क्या आती है, V अपॉन आई। अब 1 R का जो वैल्यू है, जो रेजिस्टेंस है, वो 1 कब हो सकता है, जब हम V की वैल्यू 1 रख दें, 1 वोल्ट, I की वैल्यू 1 एम्पियर। इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट, I इक्वल टू 1 एम्पियर, देन R इक्वल टू 1 ओम। होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल मैथमेटिकली क्या हुआ कि अगर किसी कंडक्टर में हम 1 वोल्ट सप्लाई करते हैं और 1 एम्पियर करंट बनती है, तो हम उसको 1 ओम बोलेंगे कि उस वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। मतलब कि 1 ओम क्या हुआ, ये 1 ओम क्या हुआ, किसी वायर में 1 वोल्ट हम सप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, और उस वायर में 1 एम्पियर करंट बनती है, तो हम बोलेंगे कि उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। मैथमेटिकली आप यहां से दिख रहा है। तो 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन विच पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज 1 वोल्ट एंड इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 एम्पियर। एक ऐसे वायर का रेजिस्टेंस जिसमें अगर वोल्टेज 1 वोल्ट होता है और करंट 1 एम्पियर बनती है, I इक्वल टू 1 एम्पियर, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा 1 ओम होगा। समझने के लिए इतना, ओके। तो ओम्स लॉ VIR याद रखना है बस, ओके। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे सारी चीजें। अब एक चीज हम बताएं आपको, अगर बोले आपसे कि ग्राफ ड्रॉ करना है ओम्स लॉ का, ओके, ओम्स लॉ का ग्राफ ड्रॉ करना है या कंडक्टर का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ। तो इसका ग्राफ हमारा ये Y पे लेंगे और ये X एक्सिस पे हमारा करंट X एक्सिस पे क्या, तो ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, इस पे हम क्या लेंगे, I लेंगे। हमेशा याद रखना है, हम एनसीईआरटी के बेसिस पे चलेंगे, हम रियल कंसेप्ट के बेसिस पे चलेंगे। V इक्वल टू आई आर होता है और हम वोल्टेज को Y एक्सिस पे रखेंगे और करंट को X एक्सिस पे रखेंगे। और अगर वो कंडक्टर है, अगर वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, तो उसका लाइन ऐसे बनेगा, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ओके। अगर वो कंडक्टर है, अगर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ओके। किसी भी कंडक्टर के लिए अगर ओम्स लॉ को वो फॉलो करता है तब। तो हमसे पूछा जाता है कि आप ओम्स लॉ का ग्राफ ड्रा करिए, ड्रा दी ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ये ऑप्शन है, ओके। या इसको बोलता है ड्रॉ दी ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर। या तो आप ओम्स लॉ का ग्राफ ड्रॉ करिए या ओमिक कंडक्टर का ग्राफ ड्रॉ करिए। इसका मतलब ये हुआ कि ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। अगर वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ओके। बस इतना अभी याद रखना है। और इसकी वजह से हमें क्या मिलता है ये हम अभी देखेंगे। 10th में शायद आप एक पढ़े होंगे y इक्वल टू mx लाइन, इसी की हेल्प से ये ग्राफ बनता है, ओके। अब थोड़ा इसको देखते हैं एक बार। हमें बस ग्राफ याद रखना है कि अगर वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो ओरिजिन से पास होगा उसका, ठीक है, लाइन। अब देखिए ये हमारा, तो यहाँ पे क्या लेंगे, करंट एम्पियर में ले लो या जैसे चाहो वैसे, जो यूनिट दिया रहेगा उसमें। ये हमारा वोल्टेज जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं वोल्ट में, ये हमारा ये, यानी कि ये होता है R इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए ये ओरिजिन है। अब यहां से हमें फायदा क्या होता है ये देखना है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है, तो इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए।
इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये क्या है I1 है, ये क्या है I2 है। इस एक्सिस पे अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो करंट का अमाउंट क्या होता है, बढ़ता है। इस एक्सिस पे हम ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हैं अगर, तो वोल्टेज का अमाउंट बढ़ता है। बस इतना भी याद रखो कि अगर राइट साइड इधर जाते हैं तो करंट इंक्रीज कर रहा है, अगर अबव साइड जा रहे हैं तो वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है। अब बताइए कि जब I1 था तो मैंने I1 पे क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, 90 डिग्री वाली लाइन एक ड्रॉ कर ली। अब ये लाइन, अब इसको क्या करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ कट किया, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ कट किया, तो ये V1 ये V2, ठीक है। ध्यान से चीजों को देखना है बस। मैं इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अभी नहीं बताने वाला हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसका रियल अप्रोच बता दूंगा कि ये ग्राफ ऐसा ही क्यों बनता है। जब करेंट I1 था उस टाइम अगर हमें पोटेंशियल पता करना होगा ग्राफ की हेल्प से, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखेंगे कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसके सामने वाला पॉइंट होगा, ठीक। I2 पे क्या होगा, V2 होगा। अब बताइए, अब हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, V2 होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, V1 होगा, ठीक है। ये लाइन थीटा जो हमारी R वाली लाइन है वो करंट से थीटा एंगल बनाती है। आप टेंथ में आप पढ़ेंगे, 10th में आगे पढ़ेंगे अभी हाइट एंड डिस्टेंस में, तो ये हमारा थीटा है जिसको हम एंगल बोलते हैं, ओके। और इस एंगल को हम स्लोप बोलते हैं, और ये स्लोप हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। इस थीटा को एंगल बोलते हैं और इसी एंगल को हम थीटा को स्लोप भी बोलते हैं। अगर टेन थीटा कर देंगे तो टेन थीटा स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये टेन थीटा को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ये टेन थीटा हमारा क्या देगा, आर देगा। इस कंडीशन के लिए अब ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं। अब ये कैसे निकलेगा, अब बात बताइए, अगर ये हमारा O से I जाना हो, OI1, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इक्वल टू I1 है कि नहीं है। अगर इसका नाम आप A रख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर O से A जाना होगा तो उसकी वैल्यू कितनी है, इस पे क्या मिलता है, करंट मिलता है ना, तो इस पे क्या वैल्यू है, I1 है। अगर हमको इसको B नाम रख दें I2 वाले पॉइंट की, तो OB की वैल्यू क्या होगी, I2, और ये भी क्या है, करंट है। अब देखिए AB, इसका C नाम रख दो, इसका D नाम रख दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो इसका C नाम रखो, इसका D रखो, ठीक है। अब देखो अगर हमें OC निकालना होगा तो OC क्या है, यहां से यहां तक पहुंचने में क्या मिलता है, V1, क्या मिलता है, V1। अगर मुझे OD निकालना होगा तो यहां से यहां चल के जाएंगे और कहां पहुंचेंगे, V2 पे। O से A गए तो करंट मिली I1, O से B गए तो करंट मिली I2, O से C गए तो पोटेंशियल मिला V1, O से D गए तो पोटेंशियल मिला V2। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, स्लोप। क्या निकालना है, स्लोप। और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सारा चीज सामने है। अब देखो स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, अभी हम लोग उसको लिख देंगे। अब देखो परपेंडिकुलर क्या होता है, एक सेकेंड हम बताते हैं आपको। देखो ये बेस है, ये क्या है, ये बेस है। वन सेकेंड आई है मार्कर। ये क्या है, ये बेस है, ओके। इस पे हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, पाइथागोरस याद होगा थोड़ा बहुत अगर आपको तो। और ये क्या बनेगा हमारा, हाइपोटेन्यूस बनेगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूस। पहले बेस, फिर परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री पे है, और फिर ये हाइपोटेन्यूस, ओके। और ये हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है,
ये V है, ये I है, ये R है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये वोल्टेज y एक्सिस परपेंडिकुलर वाली लाइन क्या है? वोल्टेज। जो लेटी हुई लाइन है वो क्या है? करंट। और जो बीच से जा रही है वो क्या है? रेजिस्टेंस। तो अगर आपको बोले कि ओम्स लॉ का ग्राफ बनाइए तो आप 3 पेन लीजिएगा, ऐसे बना दीजिएगा कि ये ओम्स लॉ का ग्राफ है, जिसमें ये क्या होता है? वोल्टेज, जिसमें ये क्या होता है? करंट, और जिसमें ये देता है रेजिस्टेंस। अभी हम पता करेंगे कैसे। तो अभी हम इस पे थे कि बेस चाहिए हमको, बेस। तो बेस ये है। अब इसमें बेस कितना है? अगर हम I1 तक की बात करें तो ये हमारा क्या बनेगा? बेस। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा? बेस। ये हमारा क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। ध्यान से। ओके। अब हमें क्या चाहिए tan थीटा के लिए या स्लोप के लिए? परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए। तो हम अगर ओ ए वाली बात करें तो ओ से ए परपेंडिकुलर कितना है इसके लिए? एक ये ले लो, ये दोनों एक साथ ले लो, और ये दोनों एक साथ ले लो। ठीक है, एक बार इसको लो। I1 पोटेंशियल क्या था? V1 था। तो अब देखो स्लोप, जब I1 वाली बात करेंगे तो V1 अपान I1। ओके। अब नेक्स्ट स्लोप निकालना होगा अगर, तो क्या होगा? कहाँ गया ये? I2 V2, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है? V2, और ये क्या है? I2, और ये हमारा R1, ये हमारा R2। अभी देखो कमाल की बात क्या होती है, इसको अभी मत लिखो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। ठीक है, लॉजिक वाली बात बताते हैं। क्या याद रखना था? अगर हमें स्लोप निकालना है तो हमें tan थीटा चाहिए, और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी कि एक बेस तो चाहिए और बेस के बाद परपेंडिकुलर चाहिए, दो चीज चाहिए हमको। हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ये एक्चुअली देखो, अगर मैं ये बोलूं कि ये मार्कर की लेंथ I1 के बराबर है तो ये I1 होगा। अगर मैं बोलूं कि इस मार्कर की लेंथ V1 के बराबर है तो ये V1 होगा। तो यानी कि ये क्या बनेगा हमारा? ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हम निकाल लेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी? V1 थी, और बेस क्या था? I1 था। परपेंडिकुलर V2, बेस क्या था? I2। अब देखो, आप मैथ कंस्ट्रक्शन पढ़ के आए हो, जियोमेट्री पढ़ के आओ, क्या बताओ आप कि जब हमें ये थीटा निकालना था, तो जब हम I2 पे पहुंच गए तो क्या ये थीटा चेंज हो गया? थीटा चेंज नहीं ना हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं तो क्या करते हैं? एक पॉइंट पे रखते हैं प्रोटेक्टर, और 30 डिग्री अगर बनानी है तो 30 डिग्री हमारी ऐसे 30 डिग्री की। तो क्या इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये 30 डिग्री नहीं है? बिल्कुल है। इस पॉइंट पे बात करेंगे तो क्या ये 30 डिग्री नहीं है? बिल्कुल है। इस पॉइंट पे बात करेंगे तो क्या ये 30 डिग्री नहीं है? बिल्कुल है। तो बिल्कुल वही हो रहा है। आप यहाँ पे बात करो, इस पॉइंट के लिए भी थीटा सेम है, इस पॉइंट के लिए भी थीटा सेम है। प्रोटेक्टर का कंसेप्ट यूज करो कि अगर मुझे 30 डिग्री मेजर करना है तो मैं इस पॉइंट को यहाँ रखूंगा, और ये लाइन ओरिजिन से एक्स एक्सिस से पूरा 30 डिग्री है। ये भी 30, ये पॉइंट भी 30, ये पॉइंट भी 30, ये पॉइंट भी 30 बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। अब वही काम किए हैं, यानी कि ये स्लोप आपस में इक्वल हैं। ये स्लोप आपस में इक्वल हैं। जो यहाँ से रेजिस्टेंस आएगा वही रेजिस्टेंस यहाँ से आएगा। अब लॉजिक की बात क्या थी कि अगर वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। बात समझ में आई? अगर ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। जितना यहाँ पे आ रहा था उतना इसमें भी आएगा। अगर V3 करेंगे तो उतना ही आएगा, V4 करेंगे तो उतना ही आएगा। तो ये कंसेप्ट की बात थी ग्राफ के पीछे। मैंने अभी इसका डेरिवेशन नहीं किया है, मैंने बस जो ग्राफ है उसको समझाया है। और इस पे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि अगर इतना पोटेंशियल है तो करंट कितनी होगी। तो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स पे करंट, वाई पे वोल्टेज। ओके। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? ओम्स लॉ क्या होता है, क्या कहता है, उसके बाद कंडक्टर देखा, उसके बाद हम लोग ग्राफ पढ़े ओम्स लॉ का। ठीक है। और जो क्वेश्चंस होते हैं, जो न्यूमेरिकल होते हैं, V = IR पे ही होते हैं।
ओम्स लॉ से रिलेटेड बोल देगा कि अगर किसी वायर में इतना पोटेंशियल सप्लाई कर रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस इतना है, तो करंट कितना होगा। अब खुद आप सोचो कि V इक्वल टू आई आर में 3 चीज है, और 3 चीजों में अगर हमें 2 चीज पता होगा तभी हम तीसरा कैलकुलेट कर पाएंगे। सारी चीज की यूनिट आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको यूनिट आता है, अगर आपको वैल्यू पुट करने आता है, तो आप सॉल्व कर लोगे। और बेसिकली जब थ्योरी थोड़ा कवर हो जाएगा तो हम न्यूमेरिकल भी इसका अपलोड जरूर करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ओम्स लॉ का ग्राफ भी पढ़ लिए, ओम्स लॉ भी पढ़ लिए, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, ताकि हमारे साथ ये अपना चैनल, आप जो मेरे नाम से मिस्टर विनय प्रताप सिंह, इसे अपना चैनल समझ के इसको प्यार दीजिए। और जो कोई डाउट अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए, उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी कि इस अप्रोच को कैसे क्लियर करा जाए इजी वे में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।